क्या आप कनाडा की पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा कदम हो सकता है, लेकिन इसमें छोटी छोटी गलतियां आपको बहुत भारी पड़ सकती हैं। जिस तरह से बहुत लोगों को भारी पड़ी हैं, उनको इसकी बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ी है। उनको बैन लगा है, उनको रिफ्यूज़ल्स मिले हैं और उनका सपना टूटा है। दोस्तों, ऐसी गलतियों से बचने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं इसमें आपको गलतियाँ बताऊँगा, किस तरह की गलतियाँ की जाती हैं और किस तरह से आप इन गलतियों से बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरमिंदर सिंह सूरी और मैं हूँ एक लाइसेंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट। अगर आपको कनाडा इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी मदद चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे बात करके बहुत खुश होगी और आपकी मदद जरूर करना चाहेगी। तो नंबर 1 गलती है डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को चेक करना। जी हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स कुछ समय के लिए ही वैलिड होते हैं, जिस तरह की आइल्स है 2 साल के लिए वैलिड, मेडिकल एग्जाम 1 साल के लिए वैलिड होता है, पीसीसी 6 महीनों के लिए वैलिड होता है और इस तरह से और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अक्सर होता क्या है कि लोग भूल जाते हैं कि उनका कोई डॉक्यूमेंट एक्सपायर होने वाला है। अक्सर हमने ये देखा है कि आइल्स की एक्सपायरी लोग चेक नहीं करते हैं कि एक्सपायर होने वाला है, हम उसे रिन्यू करवा लें। और जब वो आईटीए के पास पहुंचते हैं या फिर उनको आईटीए आ जाता है, आईटीए आने के कुछ दिनों बाद जब वो आइल्स एक्सपायर हो जाता है, तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि ओ, हमने तो ये देखा ही नहीं था, हमें ये रिन्यू करवा लेना चाहिए था, हमें एक एग्ज़ाम दे देना चाहिए था। दोस्तों, ऐसे मुकाम पर पहुंचकर जहां पर आपको आईटीए आ गया है और आप एप्लीकेशन ना सबमिट कर सकें इस वजह से कि आपका डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गया, आपसे एक चूक हो गई, तो वो बहुत ही दुखदाई होता है। दोस्तों, ऐसी गलती से बचने के लिए हमेशा याद रखें कि आपको डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी टाइम टू टाइम आपको चेक करते रहना चाहिए। नंबर 2 है सीआरएस स्कोर्स की गलत कैलकुलेशन करना। जी हाँ, बहुत लोग अपना सीआरएस स्कोर गलत कैलकुलेट कर लेते हैं, या फिर वो ज़्यादा कैलकुलेट कर लेते हैं या कम कैलकुलेट करते हैं। ज़्यादा कैलकुलेट करने से क्या होता है, ज़्यादा कैलकुलेट करते हैं तो आपको आईटीए आ जाएगा, लेकिन अगर आप वो रिक्वायरमेंट्स नहीं मीट कर पा रहे हैं, आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी और उसके बाद पता चला कि नहीं, ऑफिसर के अकॉर्डिंग आपके स्कोर्स कम है, तो ऑफिसर आपकी फाइल रिटर्न कर देंगे। यहीं अगर आप देखें कि अगर आपने स्कोर्स कम कैलकुलेट किए हुए हैं तो आप वेट करे जा रहे हैं, लेकिन आपका आईटीए नहीं आ रहा है। सो इसमें भी प्रॉब्लम है। दोस्तों, इसीलिए सलाह दूंगा कि आप किसी लाइसेंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट से कंसल्ट करके आप एक बार स्कोर्स अपने कैलकुलेट करवा लें, ताकि आपको पता हो कि एग्जैक्टली यही स्कोर्स हैं। जब आपको आपके स्कोर्स की कैलकुलेशन और उनके स्कोर्स की कैलकुलेशन मैच करती है, तो देन यू नो कि हाँ, जो भी डायरेक्शन में मैं हेड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इट इज़ द राइट डायरेक्शन, तो मुझे वरी करने की ज़रूरत नहीं है। सो मेक श्योर कि आप अपना स्कोर सही से कैलकुलेट करें। नंबर 3 है अधूरी जानकारी देना। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ये होता है कि जब हम फॉर्म्स फिल करते हैं तो हम अधूरी जानकारी देते हैं। इससे क्या होता है, इससे 2-3 चीज़ें होती हैं कि अधूरी जानकारी से आपको एप्लीकेशन वापस आएगी, ऑफिसर रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स या ये इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो दोबारा दीजिए। इससे क्या होता है कि आपका प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाता है, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में डिले हो जाता है। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप पूरी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। दूसरी चीज़ ये हो सकती है, कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट सही से नहीं दिया है, नहीं सबमिट किया, एंड ऑफिसर को पता भी नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट आपको लगाना चाहिए था, लेकिन वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था। सो इसकी वजह से हो सकता है आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाए, कि अगर आपने इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं लगाया और ऑफिसर सोच ले कि हाँ, आपने यही डॉक्यूमेंट्स आपके पास थे। एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि मान लीजिए आपने कोई एक्सपीरियंस बताया था, ठीक है, लेकिन आप उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाते हैं, तो उससे क्या होगा, ऑफिसर को लगेगा कि हाँ, इन्होंने एक्सपीरियंस मेंशन किया है, लेकिन इनके पास शायद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है नहीं है, या फिर इन्होंने गलती से ये लिख दिया था, या फिर जानबूझकर लिखा है लेकिन इसको ये अब सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑफिसर ये सोचेंगे कि ठीक है,
तो इनके पास ये एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो वो ये मान सकते हैं कि आपके पास वो एक्सपीरियंस है नहीं है। इस वजह से आपके पॉइंट्स भी कम हो सकते हैं और दैट कैन लीड टू अ रिफ्यूज़ल। दोस्तों, इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगेन राइट, हमेशा अच्छा रहता है कि आप किसी लाइसेंस्ड कंसल्टेंट के साथ काम करके उनके थ्रू फाइल को प्रोसेस करवाएं। अगर आप 100% श्योर नहीं हैं, अगर आप श्योर हैं तो फिर आप खुद कर सकते हैं, लेकिन ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर कर आप बहुत बड़ा रिस्क उठा सकते हैं। नंबर 4 है एप्लीकेशंस की डेडलाइंस को मिस करना। जी हाँ, डेडलाइंस बहुत सीरियसली लेता है आईआरसीसी। आईआरसीसी जब आपको समय देता है कि 60 दिन है आपके पास, 30 दिन है या 7 डेज है आपके पास, तो आपको इमीडिएटली एक्ट कर कर उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन मांगी होती है या डॉक्यूमेंट्स मांगे होते हैं तो आपको इमीडिएटली उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए। अगर आप डेडलाइन मिस कर देते हैं तो उसमें क्लियरली लिखा होता है कि अगर आपने इस समय तक वो डॉक्यूमेंट्स को या इंफॉर्मेशन को नहीं दिया तो हमें राइट है कि हम आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर सकें। दोस्तों, इससे बहुत सीरियसली लेना चाहिए। बहुत लोग मिस कर देते हैं, सोचते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, 60 डेज़ पड़े हुए हैं तो हमारे पास बहुत टाइम पड़ा हुआ है। सो इसकी वजह से वो 65th डे या 70th डे को सबमिट करते हैं एंड वी हैव सीन रिफ्यूजल्स इन दोज केसेस। सो प्लीज़ इस चीज़ को, डेडलाइंस को बहुत सीरियसली लें। नंबर 5 है गलत नॉक कोड को सिलेक्ट करना। जी हाँ दोस्तों, नॉक कोड्स कैन बी रियली ट्रिकी। बहुत सारे ऐसे नॉक कोड्स हैं जो 1-2 डिजिट्स उनमें चेंज कर दिए जाएं तो ड्यूटीज़ मोर और लेस उनमें सेम लगती हैं, लेकिन ऑफिसर के लिए वो नॉक कोड बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो वो उसी बेसिस पर एप्लीकेशन को असेस करते हैं। अगर आपने गलत नॉक कोड सिलेक्ट किया है तो उससे भी आपकी फ़ाइल वापस आ सकती है। मान लीजिए आपको ITA आ गया और आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी और एप्लीकेशन रिटर्न हो गई। यू डोंट नो कि वो नेक्स्ट ITA आपको कब आएगा। हो सकता है कि आपका किसी स्पेशल कैटेगरी में आपको ITA आया हो, सो वो कैटेगरी शायद उन्होंने बंद कर दी, शायद उसका ड्रॉ अब 1 साल बाद आएगा। सो आपके लिए समय जो है, समय का लॉस है एंड देन अपॉर्चुनिटी का भी लॉस है। व्हाट इफ उसमें ड्रॉ ही ना हो, देन आप क्या करेंगे? दोस्तों, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये जो मैंने गलतियां बताई हैं, इन्हें प्लीज़ इन सब चीज़ों पर आप गौर फरमाएं और प्लीज़ अपनी एप्लीकेशन सही तरीके से लगाएं ताकि आपको 1 शॉट में अप्रूवल आए। दोस्तों, फिर कहना चाहूँगा, अगर आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए हमारी टीम से, सो विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नीचे नंबर दे दिया गया है, आप प्लीज़ फील फ्री करें, हमें कॉल करें एंड आई वुड पर्सनली लव टू टॉक टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप देना बिल्कुल ना भूलें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत सारी टिप्स लाने वाला हूँ जो आपकी PR जर्नी को बहुत ही स्मूथ करने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।